हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सब लोग। तो देखो, अब हम बायोमॉलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट रिवाइज करने वाले हैं और आज सारी बात कर लेंगे अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होने वाला है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जैसे आपको पता है, जिसमें एडवांस्ड में भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। देखो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुपर इंपॉर्टेंट है ही सही। तो समझने वाले पार्ट पे बहुत स्पेशल आज हमारा फोकस रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप सब से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना 100% रोज दो। जो हमारा 10 आवर चैलेंज है उसको आपको पूरा करना है। ईसरल का एक एक बच्चा जो पूरी कम्युनिटी के साथ अटैच्ड है वो अपना रोज 10 घंटे देने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आपको भी करना है तो isral.com/10 नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना अगर डेयर कर सकते हो तो। देखो यार, मैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है, फिर चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 IIT जेईई अचिन बंसल सर हो, वो आपको सिखा रहे हैं कि यार फोकस कैसे करना चाहिए। उन्होंने उनके टाइम पर कैसी स्ट्रैटेजीज यूज करी, वो कैसे पढ़ते थे कि ऑल इंडिया रैंक 1 आई, ऑल इंडिया रैंक 2 अर्पित माहेश्वरी सर लगे हुए हैं कि आप सबकी पढ़ाई पर्सनलाइज्ड हो सके और अच्छी से अच्छी हो सके। सारांश सर की रिवीजन सीरीज, जिसके आप सब इतने बड़े फैन हो, जो फिजिक्स के लिए दीवाना बना देते हैं, वो भी ये चैलेंज को दिन भर, पूरे वीक, पूरा साल पूरा करते रहते हैं, ठीक है। उनकी ऑल इंडिया रैंक 41 आई थी IIT के अंदर। 6 साल तक उन्होंने एलन करियर इंस्टीट्यूट में फिजिक्स फैकल्टी की तरह से काम किया, वहां बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स उन्होंने पढ़ाई, ठीक है। और देखो, आपको क्विक रिवीजन फिजिक्स का भी करना होगा, तो उस फिजिक्स रिवीजन सीरीज का भी जो पूरा अपना एक प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिक्स वहीं से रिवाइज करना, उससे क्विकली और उससे एफिशिएंटली रिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। NK गुप्ता सर हैं, 32 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया अब तो यार, 55 साल की उम्र है। जब रिटायरमेंट की लोग सोचते तो उन्होंने सोचा कि इंडिया के 32 करोड़ बच्चों को पढ़ाना है एकदम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और थॉटफुल तरीके से, ठीक है। 10 साल से ऊपर तक वो एकेडमिक हेड एंड वाइस प्रेसिडेंट रहे एलन करियर इंस्टीट्यूट के। 30 साल से ज्यादा हो गए उनको कोटा के अंदर बच्चों को मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते। तो यार इतनी तगड़ी इंसाइट है। 2 लाख से ऊपर बच्चों को आज तक मेंटर कर चुके हैं, जिसमें अंडर 100 की सैकड़ों रैंक है। हजारों बच्चे IITian हैं और हजारों बच्चे उनके मेंटर किए हुए डॉक्टर भी हैं, ठीक है। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, ईसरल का को-फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड केमिस्ट्री HOD, ठीक है। IIT बॉम्बे से ही हूं और जो भी वहां पे प्रैक्टिकली सीखा है ना, इतनी शानदार तरीके से देखा है, केमिस्ट्री को जिया है, वो सब आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो बात करेंगे अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स की। सो बायफंक्शनल कंपाउंड होते हैं ये। बायफंक्शनल मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप यहां पे होने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं? एमीन्स होते हैं एंड एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप। सो हमारे पास COOH ग्रुप है एंड NH2 है, इसीलिए बोला जाता है अमीनो एसिड। अमीनो फॉर अमीन, एसिड फॉर एसिड, ठीक है। तो जैसे ये एक एग्जांपल है ना, यहां पे ये अपना अमीन वाला पार्ट है जो व्हाइट में मैंने बनाया है, सर्कल किया है, और जो ब्लू में किया है वो अपना एसिड वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए, अमीन ग्रुप, ये अपना नॉर्मल कार्बन वाला ग्रुप, साइड चेंज इसको बोला जाता है, और ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन्स में कॉमनली फाउंड होते हैं और ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। पूरी लिस्ट आपको NCERT में मिल जाएगी। यहां पे मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाले बताने वाला हूं, ठीक है ना। सारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अल्फा मतलब ये COOH है, तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे NH2 जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्फा अमीनो एसिड बोला जाता है, ठीक है। इन भाई साहब का नाम भी अभी हम जानेंगे कि ये कौन है। जब हम इस R ग्रुप को डिफाइन कर देते हैं तो अलग अलग नाम होता जाता है। तो ये अमीनो एसिड है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट अपन देख लेते हैं। ज्यादातर 1 डिग्री अमीनो ग्रुप होते हैं, सिर्फ एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो 2 डिग्री अमीनो होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोलीन, और इसको ब्रैकेट में कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। अल्फा इमिनो एसिड, यहां पे जो नाइट्रोजन है ये 2 डिग्री है इंस्टेड ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। और क्या बाकी इंपॉर्टेंट होता है? ये अपना ग्लाइसिन होता है G, ये एलेनिन होता है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको कंठस्थ करना है, ये आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। इसकी खास बात, ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, तो इसके आगे अपन एक A लगा देते हैं, तो ये A कायरल है, क्योंकि यहां पे कायरल सेंटर नहीं है। बाकी सारे अमीनो एसिड्स कायरल कंपाउंड्स होते हैं इस ग्लाइसिन को छोड़ के। देखो ये कायरल है, ठीक है, यहां पे कायरल सेंटर है और एक ही है,
तो ये प्लस में भी एग्जिस्ट करेगा, माइनस में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिनाइल एलेनिन, यहां पे हमने एक H हटा के PH लगा दिया तो ये बन गया फिनाइल एलेनिन, है ना। ये अपना सिस्टीन है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सल्फर के साथ लिंकेज है, तो ये भी अपने को याद होना चाहिए। जितने भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, जितने अमीनो एसिड्स होते हैं वो कायरल होते हैं, एटलीस्ट 1 कायरल एटम, ये मैंने आपको बता ही दिया ग्लाइसिन के अलावा। चलिए बहुत बढ़िया। अब भाई इनमें भी वो डी और एल नोमेनक्लेचर तो काम करता ही है। ठीक है, NH2 ग्रुप राइट में होगा तो डी, NH2 ग्रुप लेफ्ट में होगा तो एल। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स 3 तरीके से होता है। पहला अकरेंस के बेसिस पर, दूसरा रिक्वायरमेंट और तीसरा केमिकल नेचर। अकरेंस के बेसिस पर, अगर ये नेचुरली अकरिंग है, प्लांट्स में, एनिमल्स में पाए जाते हैं तो नेचुरल, हम बना रहे हैं इसको सिंथेटिकली तो सिंथेटिक। रिक्वायरमेंट के बेसिस पर एसेंशियल, एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसको हमको बाहर से इनटेक करना पड़ता है। नॉन एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है और इतना प्रोड्यूस कर सकती है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। सेमी एसेंशियल वो वाले होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस तो करती है पर हमारी रिक्वायरमेंट के जितना प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हमको बाहर से आर्टिफिशियली इनटेक भी करना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं सेमी एसेंशियल। केमिकल नेचर के बेसिस पर भाई न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं। अगर COOH ग्रुप ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, NH2 के कंपैरिजन में, तो एसिडिक हो जाएगा। NH2 ग्रुप ज्यादा है COH ग्रुप के कंपैरिजन में तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अमीनो एसिड को भाई प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमनली अकरिंग मेथड है, इसको हम ऑलरेडी जानते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। तो होता क्या है, हमारे पास ये सॉल्ट होता है, ये इस पे अटैक करके यहाँ पे क्या जोड़ लेगा अपने साथ, यहाँ पे मतलब इस कार्बन पर अटैक करके Cl बाहर हो जाएगा SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू और अपना ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको HCl H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि ये ग्रुप यहां से बाहर और ये सब भी यहां से बाहर बन के फाइनली अपने पास N3HCH2COOH बन जाएगा। वैसे यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगा, है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो ये प्लस चार्ज लेके रखेगा। आप इसके प्लस चार्ज को हटा दो तो फाइनली आपके पास जो आपका ये अमीनो एसिड है वो बन गया। क्या बन गया, आपका जो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन वो बन गया। ठीक है, तो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप एमिनेशन करा सकते हो अल्फा हेलो एसिड का, याद है हमने हेलवार्ड वॉलेंस्की रिएक्शन करा के HVZ रिएक्शन करवा के अल्फा हेलो एसिड बनाए थे। ठीक है, HVZ रिएक्शन कराया था अपन ने Br2 फास्फोरस के साथ। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और हेलोजन लग जाता है। तो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हेलोजन लगा। अब आप एक्सेस में अमोनिया ले लो, एक्सेस में आप अमोनिया लोगे तो इसको बार बार धक्का मार मार के Br को बाहर निकाल दिया जाएगा और ये खुद यहां पे आके बैठ जाएगा। क्या बन गया, एलेनिन बन गया। क्या बन गया, एलेनिन बन गया। ठीक है, चलिए अमीनो एसिड की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो अमीनो एसिड को हम ऐसा दिखाते हैं कि यार जैसे हमारे पास बीच में ऐसा हम कुछ दिखाते हैं कि ये NH2 है, ये R है, ये COOH है। अब ये एक नॉन आयनिक कंपाउंड है तो यार इसको आराम से ये वॉलेटाइल होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अपन ने इसको हीट किया तो ये उड़ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहे, पर होता इसका एकदम उल्टा है। ठीक है, जैसे अभी आपको एक एक करके प्रॉपर्टी बताता हूं। अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्ट्रास्ट में अमीनो एसिड नॉन वॉलेटाइल होते हैं। अभी तो मैंने आपको बोला कि इसका ये न्यूट्रल वाला स्ट्रक्चर देख के हमको ऐसा लगता है कि यार ये आराम से वॉलेटाइल होगा, थोड़ी सी आग लगाई और उड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऊपर से ये सॉलिड होता है। आपको पता है कि यार जनरली सॉलिड वही कंपाउंड होते हैं जिसमें या तो बहुत लंबी चौड़ी बॉन्डिंग हो रखी हो, बहुत 3D में बॉन्डिंग हो रखी हो, है ना, कैसे जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, इनमें बहुत लंबी चौड़ी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती रहती है, वो यहां पे हो नहीं सकती। दूसरे कंपाउंड कौन से सॉलिड होते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, जो आयनिक होते हैं। इसका मतलब ये क्रिस्टलीन है तो कहीं ना कहीं इशारा है कि यहां पे आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन होता है, ये पहली चीज। ये इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, और सॉल्युबल है वाटर में बहुत ज्यादा, मतलब हाई डायपोल मोमेंट होगा इनका, हाईली पोलर होंगे ये। क्या होंगे, हाईली पोलर। तो अगर मान लो मैं COOH ग्रुप को और NH2 ग्रुप को देखूं तो यहां पे क्या हो रहा है, एक डायपोल मोमेंट इधर, एक इधर, और इधर एक C के साथ NH2 जुड़ा है तो एक नीचे, तो यहां पे वीक फोर्स लगेंगे, वीक फोर्स है ये।
ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि डायपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बहुत हाईली पोलर नहीं होगा। पर ऐसा पाया ही नहीं जाता, ये तो बहुत हाईली पोलर है, तभी तो जाके पानी में सॉल्युबल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक के रूल से। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत हो गई। एक्वस सॉल्यूशन ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बहुत डायपोल मोमेंट हाई हो, है ना। तो फाइनली एक चीज रियलाइज हो जाती है कि जो स्ट्रक्चर हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है, कुछ और है। एक और बहुत बड़ा प्रूफ कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनका जो एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट होता है ना, वो बहुत लो होता है। देखो COOH अगर होता COH के फॉर्म में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती, COH की तो Ka वैल्यू ठीक ठाक होती है, सिमिलरली NH2 की Kb वैल्यू भी बहुत ठीक ठाक होती है। पर जब हम इनकी वैल्यूज को नापते हैं, ग्लाइसिन के अगर वैल्यूज को नापें, तो Ka 10 की पावर -10 के ऑर्डर का होता है और Kb 10 की पावर -12 का ऑर्डर होता है। अगर इसमें COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते फ्रीली, तो फिर 10 की पावर -5 के अराउंड का Ka होना चाहिए था और 10 की पावर -4 के अराउंड का Kb होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। तो सारी जुगाड़बाजी तिकड़मबाजी करके, एक्सपेरिमेंट्स रन करके ये समझ में आया कि ये जो अपना स्ट्रक्चर है डायपोलर आयन का, अमीनो एसिड का जो डायपोलर आयन का स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली में रियल स्ट्रक्चर है। क्या समझ में आया कि ये जो अमीनो एसिड का डायपोलर आयन स्ट्रक्चर है वो रियल स्ट्रक्चर है और इसको ज्विटर आयन बोला जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पूरे अमीनो एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए, तो दैट इज ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, पर इसमें चार्ज सेंटर्स हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। अब जब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो बहुत सारी सिचुएशंस और कंडीशंस अराइज करती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हाई डायपोल मोमेंट इस स्ट्रक्चर का बहुत शानदार है, क्योंकि एक तरफ पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज, दोनों का डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो हाई डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब देखो, एक शानदार चीज आपको बताता हूं। ये हमारा ओरिजिनल ज्विटर आयन है। अगर मैंने मीडियम बहुत ज्यादा बेसिक कर दिया, मतलब मैंने OH- वाला मीडियम कर दिया, एल्कलीन मीडियम कर दिया, मतलब pH मैंने बढ़ा दिया, इस डायरेक्शन में जब मैं जा रहा हूं तो मैं pH बढ़ा रहा हूं, तो होगा क्या, बहुत सारे OH- होंगे, वो यहां आ जाएंगे, इससे एक H+ खा के चल जाएंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा ये। तो जब भी pH हाई होता है तो हमारे अमीनो एसिड एनायनिक होते हैं। pH हाई में अमीनो एसिड्स एनायनिक हो जाते हैं। COO- तो CO- जैसा ही रहेगा। ये जो NH3+ वाला पार्ट है, इसको क्या होगा कि इसका जो H+ है, जो इसको पॉजिटिव बना रहा है, उसको बहुत सारे जो OH- हैं pH ज्यादा होने के कारण, वो खा के चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम कर दिया, मतलब मैंने pH काफी लो कर दिया। क्या कर दिया मैंने pH को काफी ज्यादा कम कर दिया, तो होगा क्या, तो होगा ये भैया कि ये जो अपना COO- वाला पार्ट था, इसको बहुत सारे H+ मिल जाएंगे, तो ये तो अब न्यूट्रल हो जाएगा जैसा आपको यहां पे दिख रहा है, और NH3+ जैसा रह जाएगा। तो जब pH बहुत कम होता है तो हमारे अमीनो एसिड कैटायनिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कैटायनिक हो जाते हैं। तो pH बहुत बढ़ा दिया तो एनायन, pH बहुत कम कर दिया तो कैटायन। ठीक है, चलो, तो अब इससे एक बहुत शानदार चीज जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं आइजो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। क्या बोलते हैं? आइजो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोला जाता है? अमीनो एसिड का आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहां पे की जो नेट अमीनो एसिड है वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। तो अब हम खुद से एक सवाल पूछेंगे कि क्या होगा एक सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, है ना। तो आपने देखा कि अगर pH बहुत ज्यादा है तो एनायनिक स्पीशीज हो जाता है। तो जो एनायन है वो किस तरफ भागेगा? एनोड की तरफ। बहुत कम pH हुआ तो कैटायनिक स्पीशीज हो जाती है। कैटायन किस तरफ भागेगा? कैथोड की तरफ भागेगा। और अगर मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है तो जो बेसिकली मॉलिक्यूल है वो ना तो कैटायन की तरफ जाएगा ना एनायन की तरफ जाएगा, तो अपनी जगह पर ही पड़ा रहेगा। ठीक है ना। तो इसी बेसिस पर हमने ये तो देख लिया, क्वाइट अल्कलीन सॉल्यूशंस में एनायन कैटायन से ज्यादा होते हैं, तो माइग्रेशन अमीनो एसिड का एनोड की तरफ होता है क्योंकि एनायंस
एग्जिस्ट की तरह से करता है। क्वाइट एसिडिक सॉल्यूशन में कैटायन की तरह से एग्जिस्ट करेगा तो कैथोड पे जाएगा। क्यों? क्योंकि कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। कैसा होता है? वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, अगर कैटायन और एनायन एग्जैक्टली बैलेंस कर जाते हैं तो कोई भी नेट माइग्रेशन नहीं होता है। इस कंडीशन में एक मॉलिक्यूल तो पॉजिटिव की तरह से एग्जिस्ट करेगा, एक नेगेटिव की तरह से एग्जिस्ट करेगा एग्जैक्ट सेम टाइम पर, मतलब ओवरऑल न्यूट्रलिटी होगी इस पॉइंट पर। तो कोई माइग्रेशन नहीं होगा, ना कोई कैटायन की तरफ जा रहा होगा ना कोई एनायन की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ कोई नहीं जा रहा होगा और एनोड की तरफ भी कोई नहीं जा रहा होगा, सब अपनी जगह पर बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो पीएच जहां पे की सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का माइग्रेट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड के इंफ्लुएंस में। कब माइग्रेट नहीं करेगा? जब वो नेट न्यूट्रल होगा। तो उस पॉइंट को, उस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोला जाता है और इसका एक स्पेशल नाम रखा जाता है पीआई। क्या नाम रखा जाता है? पीआई। आई मतलब आइसो इलेक्ट्रिक। ठीक है, वापिस से एक बार समझा देता हूं। वो पीएच जहां पर कि अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स का जो सॉल्यूशन है उसमें ना तो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेशन होता है ना नेगेटिव की तरफ माइग्रेशन होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोला जाता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो वो अमीनो एसिड जिसमें COOH ग्रुप ज्यादा होंगे NH2 ग्रुप से, उसका पीआई 7 से कम होगा। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों। छोटा सा बताऊंगा, आपको डिटेल में समझना है तो आपको ईसरल की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसमें बहुत डिटेल में समझाया है, लंबे टाइम तक समझाया है। देखो, अब छोटा मोटा तो अपन समझ ही लेंगे, है ना। कान खुले रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना, सोना मत। हमारे पास मान लो ये एक हमारा क्या है, ये हमारा ये तो जिसमें COH और NH2 बराबर हैं। अब हम एक काम करते हैं कि यहां पे भी COOH लगा देते हैं। क्या लगा दिया हमने? COOH यहां पे लगा दिया। ठीक है, अब मान लो pH मेरा 7 है। जैसे ही मेरा pH 7 होगा, ये H प्लस निकलेगा, ये H प्लस निकल जाएगा, माइनस चार्ज, इधर एक H एक्स्ट्रा आ जाएगा, NH3 प्लस। तो ये नेट नेगेटिव है क्या? बिल्कुल सर, नेट नेगेटिव है। नेट -1 का इस पे चार्ज है। हम क्या चाहते हैं कि नेट न्यूट्रल हो। ये न्यूट्रल किस तरीके से हो सकता है? क्या तरीका है इसको न्यूट्रल बनाने का? इसको न्यूट्रल बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि ये जो COOH जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जो अपने H प्लस को लूज कर रहे हैं, हम उनकी ताकत को कम कर दें, हम उनके डिसोसिएशन को रोक दें। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं pH कम करता हूं तो मतलब मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं। जैसे ही मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, इन दोनों COOH ग्रुप पर कॉमन आयन इफेक्ट लगना शुरू हो जाएगा। जिसको इस चीज में दिक्कत आ रही है वो कृपया जाके आयनिक इक्विलिब्रियम ऐप से पढ़ लें, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगने लग जाएगा। जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो COOH ग्रुप का डिसोसिएशन कम होगा। तो उसमें क्या होगा कि ये 50% ऑफ द टाइम डिसोसिएट होगा, ये 50% ऑफ द टाइम डिसोसिएट होगा। तो इसमें -0.5 का चार्ज, इसमें -0.5 का चार्ज, तो नेट -1 का चार्ज। और यहां तो क्योंकि pH कम है, मतलब H प्लस बहुत सारे हैं, तो ये तो अपना हमेशा +1 का चार्ज रखेगा, तो -1 और +1 0 चार्ज हो जाएगा। आया बात समझ में? हमने कॉमन आयन इफेक्ट लगा के COOH ग्रुप का डिसोसिएशन कम कर दिया। COH ग्रुप का डिसोसिएशन कम करने से हुआ क्या कि -2 का चार्ज की जगह -1 का चार्ज आया। तो आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे कि ये कंडीशन अराइज करे। ठीक है, तो हमको एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी COOH ग्रुप ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल को ओवरऑल न्यूट्रल रखने के लिए हमको pH 7 से कम रखना पड़ेगा। अब आप याद कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर COH ग्रुप ज्यादा तो आपका जो PI है वो 7 से कम आएगा। इसका उल्टा, अगर NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे तो PI जो है वो 7 से ज्यादा आएगा। क्या आएगा? 7 से ज्यादा। तो लिख लेते हैं COH मोर देन NH2, PI लेस देन 7। अगर COOH NH2 से कम हुए तो PI मोर देन 7। इसको अपनी कॉपी में लगा लो, याद कर लो। इसके बेसिस पे बहुत प्यारा सा सवाल करने वाले जो एडवांस में था। चलो करें। तो इसको देखो एक बार और लिख लेते हैं कि अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा अगर pH PI से कम हुआ तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ pH लेस देन PI। याद कर लो इसको। नेगेटिवली चार्ज्ड इफ pH
मोर देन पीआई। ठीक है, ये एक और चीज हो गई जो दिमाग में रखनी है। किस में रखनी है? दिमाग में रखनी है। रखनी है कि नहीं रखनी है? बोलो। रखनी है सर, तो रखो। किसका वेट कर रहे हो? चालू कर दो याद करना, है ना। सो अमीनो एसिड यार देखो समझ के याद कर रहे हैं, जो अपना वो टेक्निक है ना SDY, समझो, हो ही गया। देखो, करो, याद करो तो कर लेना। ठीक है भाई। अमीनो एसिड इज नेगेटिवली चार्ज इफ पीएच इज मोर देन पीआई। पीएच अगर पीआई से ज्यादा हुआ तो नेगेटिवली चार्ज, पीएच अगर पीआई से कम हुआ तो पॉजिटिवली चार्ज। एक बहुत ही महान निहायती आसान सवाल आया था एडवांस्ड के अंदर, साल थोड़ा सा भूल गया हूं मैं किस साल आया था, पर कंपाउंड आपको दिया हुआ था ये, और R1 और R2 दिए हुए थे। आप ध्यान से देखोगे तो NH3+ और COO- बराबर बराबर है। तो अभी सारे जो COOH और NH2 ग्रुप है वो बराबर मात्रा में है। अब आपसे ये बोला गया है कि हम R1 और R2 में ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं। ठीक है, आपसे बोला है कि हाउ मेनी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एट pH 7। तो हमको ये पता है कि अगर pH pI से कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब pI 7 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? pI 7 से ज्यादा। pI 7 से ज्यादा कब होंगे? जब NH2 मोर देन COOH होगा। बस यहां पे इतनी सी इंफॉर्मेशन इन्फर करनी थी, उसके बाद तो सिर्फ काउंटिंग करनी है। H और H तो ना तो NH2 है ना COH, तो ये गया। HCH3 ये भी गया। अब इसमें COOH है R1 सब्स्टिट्यूएंट की जगह पर, और R2 पर H है। ठीक है, तो मतलब COOH NH2 से ज्यादा हो गया। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये NH2 COOH से ज्यादा। तो इसमें ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये भी गया। CONH2 न्यूट्रल है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज एज गुड एज हाइड्रोजन। NH2 ग्रुप ज्यादा है तो ये अपना एक आ गया। CONH2 न्यूट्रल है तो ये भी गया। NH2 इधर भी, NH2 इधर भी, ये भी आ गया। हमको सिर्फ NH2 मोर देन COOH काउंट करना है भाइयों बहनों, ध्यान से सुनना। CONH2 तो COOH ज्यादा, ये भी गया। NH2 ज्यादा, ये आ गया, और NH2 ज्यादा, ये आ गया। तो टोटल अपने पास 1 2 3 4 4 ऐसे आए। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था जिसका आंसर था 4। काफी इजी है उन बच्चों के लिए जिनको ये पीआई पीएच वाला फंडा पता है। तो अब आपको पता हो गया है, तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। अब NH2 ग्रुप के कारण क्या क्या रिएक्शन आते हैं यार? ये देखो बेसिक कंपाउंड है तो जाके बेसिक रिएक्शन कर देगा। तो आप जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो इसके जो NH2 ग्रुप के कारण जो रिएक्शन आते हैं, HBr तो H+ है, एसिड है, NH3+ Br- इसके आजू बाजू आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। MeCO_Cl पे आप कराते हो रिएक्शन तो SNAE होके NHCOMe बन जाएगा। Ac2O के साथ कराते हो तो वापस से क्या हो जाएगा? SNAE, वापस से ये हो जाएगा, यहाँ पे NHCOMe बन जाएगा। NaNO2HCl तो डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बाद H2O का अटैक और OH यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डायजोटाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। चलिए, NOCl का रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे NO+ है, वापस से सारे काम सब सेम होंगे। डायजोटाइजेशन के बाद Cl- आके अटैक, काम हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। NaOBr के साथ आप रिएक्शन करवा लोगे तो क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन हो जाएगा। सॉर्ट ऑफ SN2 इसको बोला जा सकता है ना। चलिए, अब COH ग्रुप के कारण रिएक्शन तो ये एसिडिक होता है, तो अपन इसको फिर से रिएक्शन में बांट लेते हैं। ROH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो वो इस पे जाके अटैक कर देगा, OH बाहर और OR जुड़ जाएगा। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये तो डीकार्बोक्सिलेशन है, तो COH यहां से हट जाएगा, उसकी जगह यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा। NaHCO3 के साथ तो सोडियम का सॉल्ट, मतलब ये हटके यहाँ पे Na+ लग जाएगा, यहाँ CO- हो जाएगा। ठीक है, LiAH मतलब ये बेसिकली LaH है, तो रिडक्शन करा देगा तो ये क्या कर देगा? CH2OH बना देगा। NH3 यहाँ पे SNAE करा के CONH2 बना देगा। अमाइड फॉर्मेशन हो गया। क्या फॉर्मेशन हो गया? अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलिए, हीटिंग इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। वापिस से हीटिंग इफेक्ट अमीनो एसिड का। अब अमीनो एसिड अल्फा है कि बीटा है कि गामा है कि डेल्टा है कि ईटा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। हीटिंग ऑफ अमीनो एसिड लीड्स टू इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन टू फॉर्म साइक्लिक डायमाइड्स। ये बात हो रही है अल्फा के लिए, अगर अल्फा अमीनो एसिड है तो। ठीक है, तो ये अल्फा पोजीशन, इसका अमीनो एसिड
ये वाले अमीनो एसिड की अल्फा पोजीशन पे, तो पानी बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और फाइनली आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लिक अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? साइक्लिक अमाइड। तो जब अल्फा अमीनो एसिड्स की हम बात करते हैं तो साइक्लिक अमाइड बन जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर एलेनिन को आप हीट करेंगे तो 2 डायस्टीरियोमर्स ऑब्टेन होंगे। कैसे? ऐसे, ये फाइनल प्रोडक्ट बने, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो कॉस है, ऊपर एमी नीचे एमी, ऊपर एच नीचे एच, इधर एनएच इधर एनएच, इधर डबल बॉन्ड हो इधर डबल बॉन्ड हो, मतलब हर डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट चलने पर सेम ग्रुप आ रहा है। तो यहां पे कॉस इज प्रेजेंट, तो ये इनएक्टिव हो गया, तो यहां पे सिर्फ एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहां पे नो कॉस नो पॉस, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो प्लस माइनस दोनों बनेंगे। तो जब आप इसको हीट करते हो तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब जब हम बीटा अमीनो एसिड को हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा पे NH2 तो कहलाएगा बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड को हीट करेंगे तो बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। RCH डबल बॉन्ड CH COONH4, है ना, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बताओ। तो अल्फा अमीनो एसिड में क्या बना था? साइक्लिक अमाइड बना था। बीटा अमीनो एसिड में क्या बना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सॉल्ट, तो ये COO प्लस NH4 माइनस। चलिए बहुत बढ़िया। अब गामा डेल्टा ईटा अमीनो एसिड को भी हीट कर लेते हैं, तो गामा और डेल्टा को करते हैं तो लैक्टम बनता है। क्यों? क्योंकि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग यहां पे बनती है जो कि स्टेबल होती है। जब हम ईटा अमीनो एसिड को हीट करते हैं तो पॉलीमर बनता है, क्योंकि इसमें अगर हम लैक्टम बनाते तो 7 मेंबर्ड लैक्टम बन जाता। 7 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती तो फिर पॉलीमराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉलीमराइजेशन हो जाता है, ठीक है। सो यहां से ये अपना पानी बाहर जाता हुआ आपको दिख रहा है, तो यहां पे गामा लैक्टम बन गया प्लस पानी बन गया। हम देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, तो डेल्टा को हीट किया, दिस इज अल्फा बीटा, ये अल्फा नहीं है, अल्फा ये है, अल्फा बीटा और ये गामा। गामा को हीट किया तो 5 मेंबर्ड रिंग बनी, डेल्टा को हीट किया तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। अभी देख लेना, बन गई, और पानी बन जाएगा। अब अगर आप 7 मेंबर्ड को हीट करोगे, मतलब आप इससे ज्यादा पे जाओगे, ईटा पे जाओगे, तो 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी जो नहीं बन सकती। तो जब हम ईटा अमीनो एसिड को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? ये बन जाता है, एंड दिस इज नाइलॉन 6, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर। आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हो? पहनते हैं, उसमें यूज होता है। नाइलॉन की रस्सियां आती है, हम जिसपे कपड़े सुखाते हैं, उसमें यूज होता है। तो नाइलॉन 6 बनाने का ये एक अच्छा तरीका है। क्या है ये? नाइलॉन 6 बनाने का अच्छा तरीका है। चलिए अब अगर हम बात करें पेप्टाइड की, तो पेप्टाइड एक काइंड ऑफ अमाइड होता है जो कि इंटरमोलिकुलर रिएक्शन किस किस का? अमीनो ग्रुप, एक अमीनो एसिड, और कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरा अमीनो एसिड में से। देखो, कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक है, अमीनो ग्रुप बेसिक है, तो एसिडिक और बेसिक ग्रुप को एक दूसरे से जन्मजात प्यार होता है, वो एक दूसरे से रिएक्शन करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये दोनों भी रेडी रहते हैं, ठीक है। डाइपेप्टाइड्स आर मेड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड फ्रॉम 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको डेकापेप्टाइड भी बनाना है तो बहुत सारे अमीनो एसिड लेने पड़ेंगे, है ना। विच मे बी सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर 3 to 10 अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड को ओलिगोपेप्टाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओलिगोपेप्टाइड। कब? जब आपने 3 से 10 अमीनो एसिड रेसिड्यूज को मिला के एक कंपाउंड को बनाया है, ठीक है। अगर 11 से 100 अमीनो एसिड हैं, भाई हमने किसी पेप्टाइड को हमने ब्रेक किया तो हमको 11 से 100 अमीनो एसिड मिले तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। और अगर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड मिले हमको हाइड्रोलिसिस कराने पर, पेप्टाइड को ब्रेक करने पर, तो फिर वो क्या कहलाते हैं? मैक्रोपेप्टाइड। क्या कहलाते हैं? मैक्रोपेप्टाइड कहलाते हैं, ठीक है। सो पेप्टाइड किस तरीके से बनाया जाता है? आपने ये रिएक्शन किया, ये आपस में बढ़िया मस्ती से रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन करने के बाद ये कंपाउंड बना देंगे, क्योंकि यहां से पानी बाहर हो जाएगा और ये कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज पेप्टाइड लिंकेज। ये अपना पेप्टाइड लिंकेज है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में दिख रहा है कि नहीं? तो ये अपना क्या है? पेप्टाइड लिंकेज है, और इसको बोला जाता है ग्लाय ग्लाय। किससे मिलकर बनाया? ये ग्लाय ये है, ग्लाय ये है, तो ग्लाय ग्लाय, क्योंकि दोनों ग्लाय हैं।
अच्छा, अब इसके नेमिंग के भी कुछ एक रूल होते हैं, ठीक है। ये फिनाइल एलेनिन है, ये दूसरा एक अपना है, तो ये इस तरह से कुछ कहलाएगा। अभी देखते हैं कन्वेंशन से, वो अमीनो एसिड जिसमें फ्री अमीनो ग्रुप है उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं, ठीक है। कौन सा अमीनो एसिड जिसमें फ्री NH2 ग्रुप है तो उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं। जिसमें फ्री COOH ग्रुप है उसको क्या करते हैं, राइट में लिखते हैं। उसको कहां पे लिखते हैं, राइट में लिखते हैं। सो द अमीनो एसिड विद द फ्री अमीनो ग्रुप इज रिटन एट द लेफ्ट एंड एंड द वन विद द अनरिएक्टेड कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिटन एट द राइट एंड। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये कहलाता है एलाग्लाय। देखो ये वाला पार्ट किसका है, ये फ्री NH2 है और ये एलेनिन है, तो पहले उसका एब्रीविएशन एला यूज किया। यहां देखो ये फ्री COOH है तो इसका एब्रीविएशन ग्लाय यूज किया, तो एलाग्लाय। और ये क्या है, डाइपेप्टाइड है, क्योंकि ये दो अमीनो एसिड से मिलकर बना है। जब हम इसका एक वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और वापस से आपको पूरा का पूरा एलेनिन एंड ग्लाइसिन मिल जाएगा, ठीक है। डाइपेप्टाइड है ये, ऐसे ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। तो एक इंपॉर्टेंट छोटा सा एक पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे सामने आता है कि अगर हमको संख्या दे दी जाए कि आपके पास भाई इतने अमीनो एसिड हैं और बताओ कितने पेप्टाइड बनेंगे, तो वो फॉर्मूला होता है x⁴n, ठीक है। जहां पे x है टाइप ऑफ अमीनो एसिड इंटरेक्टिंग एंड n है नंबर ऑफ अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो आपके पास 3 टाइप के अमीनो एसिड हैं, 3 टाइप के अमीनो एसिड हैं और वो तीनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके पेप्टाइड बना रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 3⁴ इज इक्वल टू 27 फॉर्मेशन बन जाएगी। तो इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लाइसिन कितने ट्राइपेप्टाइड बना सकता है, तो x⁴n, x था नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो लिए हैं, ये 1 है। तो जब भी सिर्फ एक हमने मॉलिक्यूल लिया है, अमीनो एसिड लिया है रिएक्ट करने के लिए, तो टोटल पेप्टाइड 1 ही बनेगा। तो ये काफी सिंपल केस है, 1 की पावर आप कितना भी कर लो 1 ही रहता है। ग्लाइसिन एंड एला, तो x की वैल्यू 2, डाइपेप्टाइड बोला है तो n की वैल्यू 2, सो 2⁴ इज इक्वल टू 4, ठीक है। ग्लाय एला कितने ट्राइपेप्टाइड बना सकते हैं, x की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, तो x⁴n इज इक्वल टू 2⁴ इज इक्वल टू 8, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत चिल है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं इससे, है ना। तो आंसर हो गया 8। एक और क्वेश्चन है भाई, एक डेकापेप्टाइड है, जब आप उसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ग्लाइसिन मिलता है, एलानिन मिलता है और फिनाइल एलानिन मिलता है। ग्लाइसिन जो है 47% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल वेट ऑफ द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट जो प्रेजेंट है डेकापेप्टाइड के अंदर वो हमको बताना है। क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनो। आपको एक डेकापेप्टाइड दिया है जिसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर, जैसे मान लो मेरे पास 2 अमीनो एसिड है, मैं इसको A और एक को B लिख रहा हूं। इन्होंने A और B ने मिलकर पेप्टाइड बना लिया, तो इसको तोड़ने के लिए अपने को कितने मॉलिक्यूल लगेंगे पानी के, 1 H2O लगेगा। मान लो अपने पास A, B, C 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ एक पेप्टाइड है, तो इसको तोड़ने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, जितने बॉन्ड उतने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमेशा नंबर ऑफ अमीनो एसिड से एक कम होते हैं। तो डेकापेप्टाइड मतलब 10 अमीनो एसिड हैं, कुछ ऐसे A B C D E F G I J K L M N O P, पर वहां तक नहीं जाएगा। A B C D E F G I J K नहीं, ऐसा नहीं, जो भी है मतलब टोटल 10 है ना। तो टोटल 10 है, तो कितने पानी के मॉलिक्यूल लगेंगे, बॉन्ड कितने बनेंगे, 10 अमीनो एसिड रिएक्ट करेंगे तो 9, तो 9 पानी के मॉलिक्यूल लगेंगे। तो इसको हाइड्रोलाइज करने में हमको कितने पानी के मॉलिक्यूल लगेंगे, 9। बस इस क्वेश्चन में यही करना है। तो देखो ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस तरह से होगा। टोटल H2O रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज डाइपेप्टाइड, एक डेकापेप्टाइड के लिए 9। तो टोटल वेट कितना हो गया प्रोडक्ट का, भाई डेकापेप्टाइड का वेट 796, और ये टूटेगा तो पानी के मॉलिक्यूल का वेट भी ऐड होगा इसके अंदर। पानी वेस्ट नहीं हो रहा ना, जा जाके जुड़ रहा है ना अलग अलग हमारे अमीनो एसिड्स के साथ जो टूट के बन रहे हैं। तो पानी का वेट कितना हुआ भाई, 9 पानी के मॉलिक्यूल आपने ऐड करे थे। तो आप 9 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, पानी का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। तो टोटल वेट जो प्रोडक्ट का हो जाएगा वो हो जाएगा डेकापेप्टाइड का वेट प्लस पानी का वेट, विच इज 958। उस 958 ग्राम में से 47% क्या है, ग्लाइसिन है।
तो इस 958 का 47% निकाल लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 450। और आपसे पूछा जा रहा था कि कितने यूनिट्स आपको ग्लाइसिन के मिलेंगे, तो 1 यूनिट का मास निकाल लो, 450 से उसको डिवाइड कर दो, तो 1 यूनिट ग्लाइसिन का मास अराउंड 75 होता है, तो 450 अपॉन 75 इज इक्वल टू 6। तो एक बहुत शानदार न्यूमेरिकल टाइप या सिंगल करेक्ट टाइप ये क्वेश्चन बन गया। समझने की सिर्फ एक बात थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने यूज होंगे, तो वो उतने यूज होंगे जितना कि मतलब आपको कोई सा भी पेप्टाइड दिया है ना, -1, तो डेका पेप्टाइड है तो 9, पेंटा पेप्टाइड है मतलब 5 का तो 4 पानी के मॉलिक्यूल, ट्राई पेप्टाइड है तो 2 पानी के मॉलिक्यूल, डाई पेप्टाइड है तो 1 पानी का मॉलिक्यूल। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं छोटी मोटी प्रोटीन्स की। देखो अब प्रोटीन्स की मेजर रीडिंग एनसीईआरटी से लगानी है ना। एक एक शब्द यहां पे एनसीईआरटी का कवर हम नहीं कर रहे, मैं चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग करें। प्रोटीन्स का हम एक छोटा सा हिस्सा जो हमको समझना है वो हम यहां पे कवर कर रहे हैं, पर प्रोटीन्स आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। ठीक है, चलिए प्रोटीन को हम लेते हैं ग्रीक वर्ड प्रोटीन से, जो मीन करता है फर्स्ट, और क्योंकि प्रोटीन से हम बने हैं, सारी दुनिया बनी है, तो ऑब्वियसली इनको सबसे पहले सर्वप्रथम का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स है, प्रोटीन्स मस्ट ऑलमोस्ट सर्टेनली बी रैंक फर्स्ट, क्योंकि ये सब्सटेंस ऑफ लाइफ है। बहुत बढ़िया बात है। प्रोटीन्स ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट इन्हीं के बने हुए होते हैं, यही उसको होल्ड टुगेदर करते हैं और यही उसको रन भी करते हैं। ठीक है, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स है सब में प्रोटीन मिल जाता है। केमिकली प्रोटीन जो होते हैं वो हाई पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीएमाइड्स होता है, और वो मोनोमर जिससे ये डिराइव होते हैं वो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो जो हमने अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड देखे वो सब इनके मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, इन अल्फा अमीनो एसिड के हम पॉलीमर बनाते जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइप से जब ये जुड़ेंगे, एक ज्योमेट्री में जुड़ेंगे, तो प्रोटीन्स क्रिएट होंगे। ठीक है, एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल हंड्रेड या इवन थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड को कंटेन करता है। डीएनए और आरएनए की वो फेमस इमेजेस आपने देखी होगी, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में घूम फिर के जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दीज यूनिट्स कैन बी ऑफ 20 ऑड डिफरेंट काइंड्स। तो आप सोच के देखो, नीचे 20 है, ऊपर मान लो 1000 के मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल बन के एक प्रोटीन बन रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो बन सकते हैं वो 20 की पावर 1000 हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, A polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000, इसको टेक्निकली प्रोटीन बोला जाता है। किसको टेक्निकली प्रोटीन बोला जाता है? इस पर्टिकुलर कंपाउंड को टेक्निकली प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रोटीन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप में, उनके मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ये तो शीट लाइक होते हैं, ये लंबे चौड़े बिछे हुए होते हैं, जैसे हमारे पर्दे टाइप के होते हैं ना, लंबे चौड़े एकदम चद्दर टाइप के बोल सकते हैं, चद्दर बड़ी बड़ी लंबी लंबी शीट्स बनी होती है, तो बोला जाता है फाइब्रस प्रोटीन्स। ये स्फेरिकल होते हैं, इसमें बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है कि ये गोलाकार हो जाते हैं, है ना। जिसने भूल भुलैया देखी होगी उसको बड़ा जोक याद आया होगा गोलाकार बोलने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? गोलाकार हो जाते हैं, तो इसलिए ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन को हम 4 डिफरेंट लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। प्राइमरी जो सबसे बेसिक है, फिर 2 प्राइमरी मिलके या 2 से ज्यादा प्राइमरी मिलके सेकेंडरी बनाते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलके टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बहुत सारा टर्शरी स्ट्रक्चर मिलके फिर फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। हर लेवल पिछले वाले लेवल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। यार प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बहुत सुपर कॉम्प्लेक्स होता है, सुपर मजेदार होता है। मेजरली ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, डाइसल्फाइड से, है ना। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्रोटीन जो फाइंड होते हैं लिविंग सिस्टम में, जिनकी डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन होती है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, इनको नेटिव प्रोटीन बोला जाता है। नेटिव मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हमको मिलते हैं, तो क्या बोला जाता है? इनको नेटिव प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, अब मान लो हमने नेटिव प्रोटीन के साथ कुछ छेड़खानी कर ली, कुछ कबाड़े कर दिए उसके साथ, तो क्या होगा? चलो वो देखते हैं। तो अब मान लो अपन इसके साथ कुछ फिजिकल या केमिकल चेंज कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है कि ये डीनेचर हो गया है। मतलब इसकी जो नॉर्मल नेचुरल स्टेट थी, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो इसको बोला जाता है कि यार ये प्रोटीन जो है ना वो डीनेचर्ड हो चुका है। ये मेडिकल लाइन में बहुत कॉमन है कि भाई डीनेचुरेशन हो गया है, ये चीज
अपने जो नेचुरल सोर्स में जिस टाइप में मिल रही थी ना, हमने उस टाइप को बिगाड़ दिया है, चेंज कर दिया है। तो डीनेचुरड प्रोटीन इसको बोला जाता है कि भाई डीनेचुरेशन इसका हो गया है, ठीक है। तो एंट्रोपी बढ़ जाती है या और बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मोस्टली प्रोटीन्स का ना एक स्पेसिफिक शेप होता है। जैसे मान लो कोई प्रोटीन इस शेप का है, अपनी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर हैं वो कुछ इस शेप के हैं, है ना, या फिर जैसे भी हैं जो इसके साथ एकदम फिट हो सकते हैं। मान लो अपनी बॉडी के अंदर के रिसेप्टर भी कुछ इस शेप के हैं, तो ये जाके इसके साथ फिट हो जाएगा। अब अगर गलती से आपने इसका नया शेप डीनेचर करके ऐसा कर दिया, तो अब यहां पे जो है इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, तो ये फिट नहीं हो पाएगा। तो हमने उस एक्टिविटी, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी इस वाले प्रोटीन की, हमने उसको लूज करा दी, ठीक है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो हम अंडे का डीनेचुरेशन कर देते हैं। डीनेचुरेशन रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। डीनेचुरेशन के दौरान 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं। देखो जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर था ना, जो बेसिक अमीन था वो तो सेम रहता है, अमीनो एसिड था, अमीन नहीं, जो बेसिक अमीनो एसिड था वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, सेम रहता है। पर जो 2 डिग्री और 3 डिग्री थे, जो स्ट्रक्चरिंग आपने करी थी वो स्ट्रक्चरिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। दस, जो अब हम एग व्हाइट का कोएगुलेशन कराते हैं, एग प्रोटीन को बॉईल करके, जब आप अंडे को बॉईल करते हो तो उसमें कोएगुलेशन हो जाता है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोटीन डीनेचुरेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बढ़िया, चलिए। प्रोटीन के 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है ब्योरेट टेस्ट, एडिशन ऑफ बहुत कम छोटा सा मात्रा में, छोटी सी कॉन्सेंट्रेशन में जब हम CuSO4 का सॉल्यूशन मिलाते हैं एल्कलीन सॉल्यूशन में के, किसके एल्कलीन सॉल्यूशन में, प्रोटीन के एल्कलीन सॉल्यूशन में, तो होता क्या है, इससे एक पॉजिटिव टेस्ट आता है। और वो हम इंडिकेट कैसे होता है, वो जब अगर आपको पिंक वॉयलेट टू पर्पल वॉयलेट कलर मिलता है। तो आपने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रखा है CuSO4 का, आपने उसमें क्या किया, आपने उसमें से इतना सा काम किया कि आपने उसमें अपना प्रोटीन मिला दिया, ठीक है। प्रोटीन का भी एल्कलीन सॉल्यूशन होना चाहिए। जब आपने उसमें मिलाया और अगर आपको एक पिंक वॉयलेट या पर्पल कलर कुछ ऐसा मिला, तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये पक्के से प्रोटीन ही इसमें था। अगर प्रोटीन नहीं है तो पिंक वॉयलेट या पर्पल कलर नहीं आएगा। तो ये तो हो गया पहला टेस्ट, जिसको हम ब्योरेट टेस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट में अमीनो एसिड और प्रोटीन के लिए यह टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि फ्री NH2 ग्रुप है। सिर्फ ये उन्हीं अमीनो एसिड और प्रोटीन में काम करेगा जहां पे एक फ्री NH2 ग्रुप है। अमीनो एसिड्स को हम डिटेक्ट करते हैं निनहाइड्रिन टेस्ट से। तो इसमें हमको पता कैसे चलता है कौन सा कलर चेंज होता है, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो सब वायलेट कलर्ड प्रोडक्ट देते हैं निनहाइड्रिन के साथ, ठीक है। प्रोलीन और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन के अलावा, क्योंकि ये दोनों येलो कलर देते हैं। तो अगर प्रोलीन और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन हुआ तो आपको निनहाइड्रिन टेस्ट में येलो कलर मिल जाएगा। उसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड्स हुए वो आपको वॉयलेट कलर दे देंगे। तो ये 2 टेस्ट थे प्रोटीन के जो हमने देखे, ठीक है। तो इसी के साथ बायोमोलिक्यूल हमारा होता है समाप्त। बायोमोलिक्यूल का एक 100% वो करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए है, ठीक है। हम ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर चुके हैं प्रोटीन की थोड़ी सी थ्योरी के अलावा। तो आपको एनसीईआरटी पूरी एंड टू एंड इसकी पढ़नी है, ठीक है ना। बस तो यार आपको काफी मजा आ रहा है ना। बच्चों का इतना सारा सपोर्ट और ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई करो, प्रचंड करो, है ना। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लग रही है, आप सबको बताए इतना ऑसम कंटेंट बनाने में, पूरी डेप्थ में जाने पर शॉर्ट में बनाने में बहुत टाइम लगता है ऐसी सारी चीजें करने के लिए। तो जब आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो एक बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। अच्छा लगता है, फील गुड होता है। तो हमें भी फील गुड करवाओ, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑल इंडिया रैंक 1 अचिन बंसल सर के सेशंस रेगुलरली ईसरल पर हो रहे हैं, उनको भी आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। चले तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में पॉलीमर्स के साथ।